हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री यानी डिक्री के अंतरण के बारे में कि कब डिक्री का अंतरण किया जा सकता है, यानी डिक्री का अंतरण किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह बात करेंगे, एक सामान्य चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 31 इस बात का प्रावधान करती है कि डिक्री या तो उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाएगी जिसने डिक्री पारित किया है, या उस न्यायालय द्वारा जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाएगी। दो न्यायालय ऐसे होंगे जो डिक्री का निष्पादन कर सकते हैं। कौन? पहला, जो डिक्री पारित करता है या इसे डिक्री पारित करने के लिए भेजा जाता है। परंतु ऐसा न्यायालय कैसा होना चाहिए? सक्षम अधिकारिता वाला होना चाहिए। और धारा 39 में इस बात को बताया गया है कि किन परिस्थितियों में डिक्री दूसरे न्यायालय में निष्पादन के लिए भेजी जाएगी। तो दोस्तों, आगे हम यह बात करेंगे कि वह कौन सी कंडीशन है, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें दूसरे न्यायालय को डिक्री ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, हम उन परिस्थितियों की विवेचना करेंगे जिसमें डिक्री दूसरे न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजी जाएगी। इससे पहले दोस्तों, हमको यह जान लेना आवश्यक है कि डिक्री कब अंतरण की जा सकेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप नोट करते चाहिए, कल कृष्ण अग्रवाल बनाम भारती भवानी प्रसाद गिरधारी लाल, यह केस है AIR 1964 का। दोस्तों, इस केस में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि डिक्री उसी अवस्था में अंतरण की जा सकेगी जब डिक्रीदार को ऐसे अंतरण के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हो। दोस्तों, यह केस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इस केस में कहा गया है कि डिक्री कब अंतरण की जा सकेगी, जबकि डिक्रीदार को कैसे अधिकार प्राप्त हो? विधिक अधिकार। अगर उससे सामयिक अधिकार प्राप्त है तो उसी डिक्री का अंतरण नहीं किया जा सकता। सेकेंड स्टेप आते हैं दोस्तों, चिराला बूची बनाम रेड्डी सतीश तभी अम्मा, यह केस है 1961 का। दोस्तों, इस केस में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि डिक्री का अंतरण उच्च न्यायालय की स्वविवेक पे आधारित है। मतलब यह जो अंतरण की शक्ति है न्यायालय की, वह कौन सी है? स्वविवेक पे आधारित है। इस धारा के प्रावधान मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ यहाँ पर मैंडेटरी होगा कि यह जो इस धारा का प्रावधान है वह आदेशात्मक नहीं है। इस धारा के अंतर्गत किसी लंबित निष्पादन की कार्यवाही का अंतरण नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कार्यवाही जिसका फैसला भी ना आया हुआ उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस केस में यह कहा गया कि यह जो धारा 39 है, यह जो प्रावधान करती है, यह एक न्यायालय का विवेकाधिकार है। यह उस पर मैंडेटरी आदेशात्मक नहीं है। अतः अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेक्शन 39 आपका कहता क्या है कि निष्पादन के लिए डिक्री का अन्य न्यायालय को भेजा जाना। मतलब निष्पादन के लिए एक कोर्ट क्या करता है, दूसरे कोर्ट को डिक्री भेजता है। किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री को अन्य सक्षम अधिकारिता वाली न्यायालय को भेज सकेगा। क्या कहता है बेयर एक्ट कि जो न्यायालय डिक्री को पारित करता है वह न्यायालय किसके आवेदन पर? डिक्रीदार के आवेदन पर किसी अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को भेज सकेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सक्षम अधिकारिता से क्या मतलब है, तो सक्षम अधिकारिता मतलब वही न्यायालय समझा जाएगा जो डिक्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय उस वाद के विचारण करने की अधिकारिता रखता हो। मतलब सक्षम अधिकारिता वही कि जो वाद के विचारण करने की क्षमता रखता हो और जिसने डिक्री पारित किया हो, वही सक्षम न्यायालय माना जाएगा। जैसा कि 39 के इस सेक्शन के सब क्लास 3 में कहा गया है। अब 39 का सब क्लास 1 कहता है, क्लास 1 कहता है, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है ऐसे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर वास्तव में और रहता है और वहाँ पर निवास करता है
और उसके अंतर्गत कारोबार करता है, उसकी अधिकारिता के अंतर्गत अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। और यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है, मतलब उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उस न्यायालय के जुरिडिक्शन के बाहर का है, और तब वहाँ पे न्यायालय उसे विक्रय या परिधान देने का निर्देश देती है। और इसका क्लास 2 कहता है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी सक्षम अधिकारिता वाली किसी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा। मतलब न्यायालय को यह विवेकाधिकार भी है कि किसी डिक्री को किसी अन्य न्यायालय को अपने स्वप्रेरणा से निष्पादन के लिए भेज सकेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्लास 3 में यह कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि उच्च न्यायालय को डिक्री के अंतरण के आवेदन करते समय ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें ऐसी डिक्री पारित की गई थी। तो दोस्तों मतलब यह निकलता है कि जैसा कि आप जानते हैं, सक्षम अधिकारिता का मतलब यही होगा कि जैसे जो न्यायालय वाद को चलाने की, वाद दाखिल करने की, मतलब जिस न्यायालय के भीतर वह व्यक्ति आता है जो न्याय को देने की अपना शक्ति रखता है, ऐसे न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला माना जाएगा, जैसा कि इस क्लास 3 में कहा गया है सेक्शन के। और क्लास 4 में कहा गया है कि इस धारा की कोई बात डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री निष्पादित करने के लिए अधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, यह धारा जो 39 है वह किसका प्रावधान करती है? डिक्री के अंतरण का प्रावधान करती है। और जैसा कि हमने आपको इसके इसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताया कि अगर ये सब कंडीशन है और जहाँ पर डिक्रीदार आवेदन करता है कि ऐसी डिक्री को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन करने के लिए भेज दी जाए, तो अगर ये सब सर्कमस्टांसेज पाए जाएंगे तो ऐसा न्यायालय कर सकता है। और क्लास 2 में यह कहा गया है कि ऐसा न्यायालय स्वप्रेरणा से भी कर सकता है। 2 कंडीशन है जैसा कि 39 सब क्लास 1 में बताया गया है और क्लास 2 में इन 2 परिस्थितियों हैं। इन 2 परिस्थितियों में न्यायालय डिक्री का अंतरण कर सकता है। थैंक यू दोस्तों।